आज के टाइम में जो भी चेक बाउंस के केसेस हैं उनमें मोस्टली कंप्लेनेंट के फेवर में डिसीजन आते हैं और साथ में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट भी काफ़ी सारे कानून ऐसे निकालते हैं जो कि कंप्लेनेंट के फेवर में हैं। और इसके अलावा भी जो एनआई एक्ट है उसमें भी जो प्रजम्पशन है सेक्शन 118 की और सेक्शन 139 की वो भी कंप्लेनेंट के फेवर में दी गई है कि अगर अपराधी जो है वो किसी भी कंप्लेनेंट को अगर चेक देता है तो ये मान के चला जाता है कि अपराधी को कंप्लेनेंट का कोई ना कोई ड्यूज देना है या फिर उसने ये जो चेक है वो लीगल लायबिलिटी को उतारने के लिए दिया है। लेकिन हाल फिलहाल में एक कानून ऐसा भी आ गया है जो कि अपराधी के फेवर में है और अपराधी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या है वो लेटेस्ट कानून जो कि अपराधी के फेवर में आया है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंह रूरल। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस केस में इस कानून को डिसाइड किया गया है उसका नाम है श्री दत्तात्रेय वर्सेस शरणप्पा। 7 अगस्त 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये लेटेस्ट जजमेंट आई है। तो सबसे पहले मैं आपको इस केस के फैक्ट्स बता देता हूं कि इस केस में क्या हुआ था। इस केस में कंप्लेनेंट का ये कहना था कि अपराधी जो है वो मेरा जानकार है और वो मेरे पास 2 लाख रुपए उधारी लेने के लिए आया, तो मैंने उसको जो है वो 2 लाख रुपए उधारी दे दिए और अपराधी ने मेरे को ये अश्योर किया कि ये जो पैसे है वो बहुत ही जल्द वापसी रिटर्न कर देगा। तो मैंने उससे जब ये पैसे वापसी मांगे तो उसने टालना जो है वो शुरू कर दिया और कुछ दिन बाद उसने जो है वो एक चेक इशू कर दिया और चेक देते टाइम उसने ये कहा था कि ये जो चेक है वो इनकैश हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उस चेक को मैंने प्रेजेंट किया तो वो जो चेक है वो बाउंस हो गया। बाउंस होने के बाद मैंने इसको लीगल नोटिस भी दिया। लीगल नोटिस पर इसने कोई भी पेमेंट नहीं दी, तो उसके बाद मैंने इसके खिलाफ जो है वो एक चेक बाउंस का केस डाल दिया। तो चेक बाउंस के केस में एविडेंस हुई और एविडेंस को कंक्लूड किया गया और उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि यहाँ पर कोई भी एक ऐसा प्रूफ नहीं है कि कंप्लेनेंट जो दिखा सके कि कंप्लेनेंट ने अपराधी को 2 लाख रुपए उधार दिए हैं। तो यहाँ पर ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज को इस केस से बरी कर दिया। तो यहाँ पर इस ऑर्डर से एग्रीड होकर जो कंप्लेनेंट है वो गया ऑनरेबल हाई कोर्ट में। ऑनरेबल हाई कोर्ट में कंप्लेनेंट का ये कहना था कि मेरे फेवर में जो प्रजम्पशन है सेक्शन 118 एनआई एक्ट की और सेक्शन 139 एनआई एक्ट की, लेकिन उसके बावजूद भी इसको ट्रायल कोर्ट से बरी कर दिया गया है। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी इस बात को जो है कंप्लेनेंट की नकार दिया और यहाँ पर भी जो अपराधी है उसको बरी कर दिया गया। तो यहाँ पर इस ऑर्डर से भी एग्रीड होकर जो कंप्लेनेंट है वो फाइनली पहुंच गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दोनों पार्टीज की तरफ से काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट हुए और कंप्लेनेंट की तरफ से ये कहना था कि मैंने इसको जो है वो 2 लाख रुपए उधार दिए हैं और इसकी लीगल लायबिलिटी बनती है मेरे को ये पैसा देने के लिए और उस लीगल लायबिलिटी को उतारने के लिए इसने चेक इशू किया है और मेरे फेवर में सेक्शन 118 और 139 एनआई एक्ट की प्रिजम्पशन भी है, तो एक्यूज को सजा दी जाए। और अपराधी की तरफ से ये आर्गुमेंट थे कि मैंने इससे कोई भी 2 लाख रुपए का अमाउंट नहीं लिया है और साथ में ही जो ये प्रिजम्पशन बता रहा है उसको मैंने रिबट कर दिया है क्योंकि हमने जो इससे आईटीआर मंगाई थी इसने अपने आईटीआर के थ्रू अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी जो है वो प्रूव नहीं की है और मेरी कोई भी लीगल लायबिलिटी इसके खिलाफ नहीं बनती है, तो मेरे को इस केस से बरी किया जाए। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज की सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि यहाँ पर जो कंप्लेनेंट है उसकी 2 रिस्टेटमेंट है, उसकी जो स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शंस है। एक साइड वो कहता है कि मैंने ये जो पैसा है वो अपराधी को एज ए लोन दिया है और दूसरी साइड ये कहता है कि मैंने ये जो पैसा है वो अपराधी को एज ए सिक्योरिटी दिया है। और साथ में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि कंप्लेनेंट जो है वो अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी प्रूव नहीं कर सका। तो उसको भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ कि अगर कोई भी पर्सन चेक बाउंस के केस में ये कहता है कि मैंने अपराधी को 10 लाख रुपए दिए हैं और उसकी बैंक स्टेटमेंट में या फिर इनकम टैक्स रिटर्न्स में अगर वो जो आईटीआर है अपनी 3 लाख रुपए की बढ़ता है तो उसकी यहाँ पर फाइनेंशियल कैपेसिटी जो है वो प्रूव नहीं होती कि वो 10 लाख रुपए कैसे देगा, क्योंकि उसकी जो भी एनुअल आईटीआर है वो खुद की 3 लाख रुपए है और उसने ये एलाइज किया है कि मैंने अपराधी को 10 लाख रुपए दिए हैं, तो ये बात जो है वो पचने वाली नहीं है। तो यहाँ पर इस केस में भी कंप्लेनेंट की फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं प्रूव हो सकी। और जो तीसरा पॉइंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया वो ये था कि यहाँ पर कोर्ट फाइल में कोई भी एक सिंगल प्रूफ ऐसा नहीं है कि जो कंप्लेनेंट ये दिखा सके कि उसने अपराधी को 2 लाख रुपए दिए हैं।
ना तो कोई उसका रिटर्न प्रूफ है, ना ही कोई आरटीजीएस का रिकॉर्ड है, ना ही कोई एनईएफटी का रिकॉर्ड है, ना ही कोई बैंक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है। इवन कि कंप्लेनेंट ने अपने अलावा किसी गवाह को भी प्रूव नहीं कराया कि उसने अपराधी को 2 लाख रुपए दिए हैं। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि अपराधी ने जो सेक्शन 118 है और सेक्शन 139 है एनआई एक्ट का, उसकी प्रिजम्पशंस को रिवर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर एक्यूज को बरी किया जाता है। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी अपराधी को बरी कर दिया गया। तो ये है वो जजमेंट जो कि एक्यूज के लिए या फिर अपराधियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और वो इन पॉइंट्स को यूज करके अपने भी केस को जीत सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से, इस जजमेंट से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पर आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।